हेलो, नमस्कार एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। खास तौर पे बड़ी खबरें आ रही हैं चीन से, जहां पर एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया और भारत रूस और चीन के साथ काफ़ी अहम बातचीत वहां कर रहा है और काफ़ी अहम बातें निकल के भी आ रही। साथ ही कुछ और बड़ी खबरें, सब कुछ होगा इस बुलेटिन के अंदर। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। एससीओ समिट में पीएम मोदी का आतंक पर कड़ा प्रहार, पहलगाम हमले का भी किया जिक्र। पीएम ने कहा आतंकवाद दुनिया के लिए चुनौती, कुछ देशों का आतंकवाद को समर्थन देना स्वीकार नहीं। रूस के साथ और बढ़ाया जाएगा कारोबार, पुतिन के साथ बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा फर्टिलाइजर, स्पेस और सिक्योरिटी के मोर्चे पर कारोबार बढ़ाने पर हुई चर्चा। चीन के साथ भी निवेश बढ़ाने और व्यापार घाटा कम करने पर हुई बात। शानदार घरेलू संकेतों ने बाजार में भरा जोश, दिन के ऊपरी स्तर पर आज बंद हुए बाजार। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में रही अच्छी खरीदारी, बैंक निफ्टी भी दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद होने में कामयाब। सोने और चांदी में रही रिकॉर्ड तोड़ तेजी, एमसीएक्स पर चांदी 1.25 लाख के करीब, सोना भी करीब 1% चढ़ा, भाव 1,06,000 के पास पहुंचा। पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। सरकार ने कहा याचिकाकर्ता के पीछे एक बड़ी लॉबी कर रही है काम। अब इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बल्कि सर्विस की क्वालिटी से तय होगी एयरपोर्ट यूजर फीस। एयरपोर्ट टैरिफ रेगुलेटर एईआरए ने जारी किया कंसल्टेशन पेपर। मनोज जरांगे पाटिल के मराठा आंदोलन पर महाराष्ट्र सरकार की बैठक, सीएम फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे समेत सभी मंत्री हुए शामिल। आंदोलन की वजह से दक्षिण मुंबई अस्त व्यस्त, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। हिमाचल उत्तराखंड में बाढ़ और लैंडस्लाइड से बिगड़े हालात, शिमला में लैंडस्लाइड से मकान जमींदोज, तो किन्नौर में पत्थरों की बारिश से बंद हुई सड़क। अफगानिस्तान में देर रात आए भूकंप से मची तबाही, अब तक 800 से ज्यादा लोगों की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख। अब खबरें विस्तार के साथ। आने वाले दिनों में रूस के साथ कारोबार को और बढ़ाया जाएगा। आज एससीओ समिट के साइडलाइंस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच फर्टिलाइजर, स्पेस और सिक्योरिटी के मोर्चे पर कारोबार बढ़ाने पर चर्चा हुई है। इससे पहले चीन के साथ भी निवेश बढ़ाने और व्यापार घाटा घटाने पर बातचीत हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपने संवाददाता और हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, सबसे पहले अगर हम बात करें, दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक है रूस के साथ बैठक और दूसरी चीन के साथ। तो राष्ट्रपति पुतिन के साथ जो आज बैठक हुई है, उसके हाइलाइट्स क्या रहे? देखिए, एससीओ समिट जो हो रहा था उस पर सबसे ज्यादा निगाहें इस बात को लेकर टिकी थी कि चीन के राष्ट्रपति के साथ जब द्विपक्षीय बातचीत हो रही है तो वहां क्या निकल कर आ रहा है, रूस के राष्ट्रपति के साथ जब द्विपक्षीय बातचीत हो रही तो वहां क्या निकल कर आ रहा है। और दोनों को दो चश्मे से देखा जा रहा था। सबसे बड़ा चश्मा यह था कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में वर्ल्ड ट्रेड में कह सकते हैं उथल पुथल मचा रखा है, भारत पर 50% का टैरिफ लगा रखा है, ऐसे में वर्ल्ड ट्रेड के लिहाज से ये मीटिंग काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष था वो ये था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को जिस तरीके से अमेरिका का शह मिला, उसको किस तरीके से आतंकवाद के सहारे पाकिस्तान को अलग थलग करने में भारत कामयाब हो पा रहा है। तो इन दोनों चश्मे से देखें तो चाहे मुलाकात राष्ट्रपति पुतिन के साथ हो चाहे शी जिनपिंग के साथ हो, दोनों ही मुलाकात काफी महत्वपूर्ण हुई। क्योंकि आपने देखा कि रूस के राष्ट्रपति के साथ बैठक हुई तो उसमें सबसे ज्यादा जोर जिस बात पर दिया गया वो था कि आतंकवाद को, सीमा पार से आतंकवाद को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका समर्थन मिला रूस से। दूसरी चीज, रूस से तेल खरीदने के एवज में 25% की अतिरिक्त ड्यूटी भारत पर लगाया ट्रंप ने। इसके बावजूद इस बैठक में निकलकर सामने आया कि भारत और रूस कारोबार को आगे बढ़ाएंगे, ट्रेड को आगे बढ़ाएंगे, फर्टिलाइजर सेक्टर हो, स्पेस सेक्टर हो, सिक्योरिटी का सेक्टर हो, वहां पे आपसी कारोबार बढ़ाएंगे और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करेंगे। यानी अमेरिका के 25% टैरिफ के आगे भारत अपने संबंधों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा रूस के साथ, ये साफ हो चुका है। तो इस लिहाज से रूस वाली बैठक मुझे काफी महत्वपूर्ण लगी। जी, और लक्ष्मण, दूसरा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उनके साथ भी एक बड़ी और अहम बैठक हुई है। उसमें क्या प्रमुख बातें निकल कर आई हैं?
देखिए, चीन के साथ जो बैठक थी वो स्ट्रेटेजिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण इस मायने में थी क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि चीन का उत्थान उतना ज्यादा हो, चीन मजबूती से उभरे। अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत जो है रूस के साथ कारोबार करे, भारत और चीन के बीच में दोस्ती हो। इन सब के बावजूद जब ये द्विपक्षीय बातचीत हुई तो सबसे महत्वपूर्ण बात, चीन और भारत में सबसे बड़ी चिंता किस बात को लेकर के है कि ट्रेड डेफिसिट काफी ज्यादा है, यानी चीन से इंपोर्ट हम बहुत ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। 99.2 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ। इसके बावजूद बातचीत में साझा बयान में निकलकर सामने आया कि चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट को कम किया जाएगा, निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा और अलग अलग क्षेत्र में सहयोग बढ़ावा दिया जाएगा। ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण थी और सीमा पर जो तनाव है उसको एक आधार बनाया गया कि सीमा पर शांति बनाए रखेंगे तब ये बातचीत आगे बढ़ेगी। और चीन के राष्ट्रपति की तरफ से 4 जो उपाय सुझाए गए उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही था कि आपको संवाद बढ़ाना होगा, आपको भरोसा और ज्यादा बढ़ाना होगा। इस पर सहमति बनी है। तो मुझे लगता है इस लिहाज से भी, कारोबार के लिहाज से भी और स्ट्रेटेजिक लिहाज से भी और सीमा पर शांति के लिहाज से भी चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जो बैठक थी वो मुझे लगता है काफी सफल हुई। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। चीन की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की मौजूदगी में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने आतंकवाद को बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं होगा। सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है, किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। एससीओ रेट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुतिन के साथ मुलाकात हमेशा यादगार रहती है। उन्होंने कहा कि उन्हें दिसंबर में राष्ट्रपति पुतिन के भारत आने का इंतजार है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत ने यूक्रेन युद्ध को लेकर अपना रुख स्पष्ट दोहराया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत शांति स्थापित करने के प्रयासों का समर्थन करता है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष
कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। बदलते ग्लोबल ऑर्डर में एससीओ समिट के मंच पर भारत, रूस और चीन की त्रिशक्ति का जो उभार देखने को मिला है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या संदेश? इसी पर आज होने जा रही है बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर आवाज अड्डा में ट्रंप पर भारी त्रिशक्ति की यारी। आइए अब बात कर लेते हैं बाजार की, क्योंकि शानदार घरेलू संकेतों से आज बाजार का जोश हाई रहा। बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ। सेंसेक्स 555 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 198 पॉइंट की बढ़त हासिल करने में कामयाब रहा। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स आज 2% से ज्यादा चढ़ गया, तो बैंक निफ्टी भी दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ। आज के कारोबार में ऑटो, IT, मेटल्स, एनर्जी इंडेक्स सब में बढ़त ही देखने को मिली। कोटक महिंद्रा AMC के MD नीलेश शाह ने मार्केट आउटलुक पर चर्चा की। इस दौरान नीलेश शाह ने कहा कि अभी इकोनॉमी पर ट्रंप टैरिफ का असर जारी रहेगा। हमारी इकोनॉमी पे आज भी US टैरिफ की एडवर्स इफेक्ट बनी रहेगी और हमें उसमें से रास्ते निकालने पड़ेंगे। दूसरे देशों की एक्सपोर्ट मार्केट ढूंढनी पड़ेगी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा और US से एंगेजमेंट बढ़ा के कैसे हम इस टैरिफ को कम कर सके, उसके ऊपर प्रयास जारी रखने पड़ेंगे। मार्केट ने इस वक्त डिस्काउंट किया है कि ये टैरिफ कुछ समय की बात है, फाइनली दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये टैरिफ लंबी चलती है, अगर यूरोपियन देश भी इस टैरिफ में ज्वाइन होते हैं, तब जाके उसके अंदर तकलीफ, तब मार्केट को थोड़ा झटका लग सकता है। MOFSL के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल ने CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि GST 28 से घटकर 18% होना एक बड़ा रिफॉर्म है और मार्केट इससे उत्साहित होगा। ये जो GST कट को लेकर कवायद चल रही है, इस पर आपका क्या व्यू है रामदेव जी? कितना बड़ा रिफॉर्म हो सकता है ये मार्केट के लिए? अनुज, आप समझिए कि भाई जो करने वाले हैं वो क्या क्या करेंगे। 28 से 18 और 12 से 5 है तो सिंपल बोलने का, लेकिन इतना सिंपल नहीं आने वाला है। अभी क्या क्या उसमें इफ्स एंड बट्स लगाएंगे वो समझना पड़ेगा कि भाई जैसे आपका सीमेंट 28 और 18 होता है, वो तो मेरे को लगता है इट विल बी स्ट्रेट पास थ्रू। आपका ऑटोमोटिव में पर्टिकुलरली द एंट्री लेवल जो है, चाहे मारुति हो, चाहे हीरो मोटोकॉर्प हो, चाहे TVS हो, ये सब जितने मतलब हैं, एक बेसिकली एक्चुअली रिफॉर्म करने का तो प्रेम से करने का, मतलब लाइक होलसेल में कि भाई चलो ठीक है 80-90 हज़ार लगा, 1 लाख करोड़ लगा, लेकिन बट जो बाउंस आएगा ये आपका इन्वेस्टमेंट है इनटू द फ्यूचर। आपको एक बार लाख करोड़ का गिनती में आता है, लेकिन उससे जो बाउंस आएगा आगे, जो कंजम्पशन में बाउंस आएगा, मेरे को लगता है 12 महीने के अंदर ही पूरा का पूरा रिकवरी हो जाएगा। एंड दैट टू परपेचुअली, हर साल आएगा आपको। ये तो आपको झटका 1 साल के लिए लगा। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑल्सो इज इन द मूड टू टेक द रिस्क टू एक्सेलरेट द इकोनॉमी, particularly when the back is on the wall. So अब देखिए क्या आता है, इसके ऊपर है कि कितना सिंपल आता है और कितना जोर से आता है। सोने चांदी की कीमतों ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाया है। आखिर क्यों बढ़ रहे हैं सोने चांदी के दाम और आगे कितनी और तेजी देखने को मिल सकती है, बता रही है हमारी कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता। जी हाँ, एक और दिन और सोने चांदी में रिकॉर्ड तेज़ी अभी यहाँ पर कायम है। और सोने से ही अगर यहाँ पर शुरुआत करें तो हमने 1,05,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल्स आज यहाँ पर निकलते हुए देखे हैं। और इसी तेज़ी के साथ अगर आप पिछले 5-6 साल का गेंस देखें तो 2025 में पिछले 5 सालों के बाद इस तरह की तेज़ी यहाँ पर दर्ज की है। सोना इस साल में अब तक 33% तक चढ़ चुका है और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में ये अपने ऑल टाइम हाइज के काफ़ी निकट है। भारतीय बाज़ारों में तेज़ी इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि रुपए में एक भारी गिरावट देखने को मिली है। आज भी एक नया लो हमने रुपए में बनते हुए देखा। रुपया इस साल में एशियन मार्केट्स में सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है, तो उसकी कैलकुलेशंस भी यहाँ पर गोल्ड में बनती हुई नजर आई हैं। खरीदारी इसलिए भी है क्योंकि सेफ हेवन बाइंग है, डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, अनसर्टनिटी जियोपॉलिटिक्स को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है और बाजार को लगता है कि आगे जाकर यूएस की तरफ से दरों में कटौती होगी तो उसका फ़ायदा भी हमने यहाँ पर सोने में आता हुआ देखा। और यही सारे फैक्टर्स हैं कि आपने चांदी में भी अच्छी खासी बढ़त बनते हुए देखी।
देखी। चांदी ने एक्चुअली सोने को आउट परफॉर्म किया है और 40% की तेज़ी के साथ फिलहाल यहाँ पर चांदी में कारोबार है। भारतीय बाज़ारों की बात की जाए तो 1,24,000 रुपये प्रति किलो अब चांदी के प्राइसेस यहाँ पर चढ़ चुके हैं और पिछले 4 सालों के बाद ये 5वां ऐसा साल है जब लगातार यहाँ पर चांदी में भी तेज़ी है। ये बेस्ट तेज़ी एक्चुअली पिछले 5 सालों में चांदी में भी देखने को मिली है। सेफ हेवन के साथ साथ यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत स्ट्रांग है और सोने की खरीदारी तो सेंट्रल बैंक्स कर ही रहे थे इतने सालों से, लेकिन अब चांदी में भी खरीदारी यहाँ पर रशिया और सऊदी अरेबिया के सेंट्रल बैंक्स ने की है, जिसकी वजह से चांदी को यहाँ पर और भी सपोर्ट मिला है। चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड चाहे वो सोलार है, ईवी है, एआई है, इलेक्ट्रिक्स है, यहाँ पर भी काफ़ी हद तक बढ़ी है और ये 5वां ऐसा साल है जब चांदी की प्रोडक्शन में या अवेलेबिलिटी में डेफिशिएंसी है। तो बाजार को लगता है कि चांदी यहाँ पर एक बेहतर विकल्प रह सकता है अगर आपको इन्वेस्ट करना है और एक साल के अंत तक 2025 के अंत तक 10-12-15% की तेज़ी यहाँ से भी चांदी शायद आपको और दिखा सकती है। चलिए, तो चांदी में और तेजी देखने को यहां से मिल सकती है। अब एक और महत्वपूर्ण खबर, पेट्रोल के अंदर एथेनॉल ब्लेंडिंग को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सरकार का कहना है कि याचिकाकर्ता के पीछे एक बड़ी लॉबी काम कर रही है। सरकार ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही इसे मंजूरी दी है। ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता असीम मनचंदा से। तो असीम, कुछ कंसर्न थे माइलेज को लेकर, गाड़ी के मेंटेनेंस को लेकर, इंजन को लेकर। अब कोर्ट ने तो कह दिया है कि नहीं, वो बिकता रहेगा E20 पेट्रोल। और क्या बातें यहाँ निकल कर सामने आई है? पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल में एथनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के काफी सारे कंसर्न उठ रहे थे। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर हुई थी। इस याचिका में कहा गया था कि जो साल 2023 से पहले की गाड़ियां हैं वो E20 पेट्रोल के कंपेटेबल नहीं है। इतना ही नहीं, इससे माइलेज कम हो रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस भी काफी बढ़ रही है। तो जो ग्राहक है उनको एक विकल्प मिलना चाहिए कि वो एथनॉल मिक्स पेट्रोल ले सके या फिर खाली पेट्रोल ले सके। आज सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सरकार ने इसका विरोध किया। सरकार ने कहा कि ये सिर्फ एक याचिकाकर्ता नहीं है, इसके पीछे एक बहुत सारी लॉबी खड़ी है। कोई बाहर का व्यक्ति ये डिसाइड नहीं कर सकता कि हम किस तरह का तेल खरीदेंगे, इससे किसानों को फायदा हो रहा है। तो उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया, यानी कि अब E20 ब्लेंडिंग प्रोग्राम सरकार का पहले की तरह ही चलता रहेगा। जी, शुक्रिया असीम। तो जैसा हमने कहा कि इसको लेकर सवाल है और कई लोगों के मन में भी सवाल है कि भाई ये मेरी गाड़ी E20 कंपेटेबल है कि नहीं, क्या मैं उसको बनवा सकता हूँ, नहीं है तो क्या इम्पैक्ट उस पर आएगा, क्या माइलेज कम हो जाएगा, मेंटेनेंस ज़्यादा होगी, पावर, ये वो बहुत सारे सवाल है। सभी सवालों के जवाब आपको मिलने जा रहे हैं आज शाम 5:57 पर E20 पेट्रोल, इंजन में झोल। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। एयरपोर्ट पर आपको कितनी सुविधाएं मिलती हैं? बैगेज डिलीवरी, चेक इन, सिक्योरिटी और कुछ और इन चीज़ों में आप कितने सेटिस्फाइड रहते हैं? क्या कोई शिकायत रहती है? अब इसी से तय होगा कि आपसे कितनी यूज़र फीस वसूली जाएगी। हमने आपको मार्च में ही बताया था कि एयरपोर्ट टैरिफ रेगुलेटर AERA परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड पर काम कर रहा है। अब इसके लिए बाकायदा एक कंसल्टेशन पेपर आ गया है और डिटेल लेते हैं अपने संवाददाता रोहन सिंह से। तो रोहन, अब तो कंसल्टेशन पेपर आ गया है, किस तरह की बातें उसमें है और क्या यहाँ से चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे अब? जी बिल्कुल, आमतौर पे जब किसी एयरपोर्ट का टैरिफ डिटर्मिनेशन होता है तो जिन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है कि कितना इन्वेस्टमेंट ये करने जा रहे हैं, कितना ट्रैफिक होने जा रहा है, लेकिन आप जो यूज़र डेवलपमेंट फीस देते हैं क्या उसके बदले में आपको सही सुविधाएं मिलती है, इस पर अब तक बहुत ध्यान नहीं दिया गया। तो अब एरा जो एयरपोर्ट रेगुलेटर है उसने एक कंसल्टेशन पेपर डाला है जो कि जिसमें ये कहा गया है कि इसे लिंक किया जाएगा कि आने वाले समय में किसी एयरपोर्ट का टैरिफ कितना होने वाला है। कुछ खास करीब 40 के करीब पैरामीटर्स रखे गए हैं, कुछ सब्जेक्टिव हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मुख्य जो बातें हैं वो ये है कि चेक इन में आपको कितना समय लगता है, सिक्योरिटी में आपको कितना समय लगता है, बैगेज आपका सही से आता है कि नहीं, जो वॉशरूम्स हैं वो साफ़ हैं या नहीं, सीटिंग व्यवस्था पूरी है कि नहीं, इस तरह के तमाम पैरामीटर्स रखे गए हैं। इसमें जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो भी लिया जाएगा, लोगों से फीडबैक लिया जाएगा। इसके लिए एरा जो है एक थर्ड पार्टी को नियुक्त करेगी, साल में 2 बार उनको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। और इसमें 2 चीज़ें खास होगी, एक इंसेंटिव का प्रावधान रखा गया है, अगर जो एयरपोर्ट है उसकी रेटिंग अच्छी होती है तो उसको इंसेंटिव दिया जा सकता है, लेकिन अगर एयरपोर्ट की जो रेटिंग है वो खराब होती है तो जो यूडीएफ होता है उसमें कटौती का भी प्रस्ताव रखा गया है। फिलहाल ये एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के स्तर पे है, तमाम एयरपोर्ट्स को बुलाया गया है, खासतौर पे जो मेजर एयरपोर्ट्स है उस पर ये लागू होगा। 24 तारीख को तक सबको अपने इसमें कमेंट्स देने हैं और उसके बाद जो है जो बदलाव हैं वो लागू हो जाएंगे। जी, शुक्रिया रोहन।
ऑनलाइन गेमिंग बिल के पारित होने के बाद सरकार अब रियल मनी गेम्स पर पूरी तरह से रोक लगाने की तैयारी में है। आईटी सेक्रेटरी एस कृष्णन के मुताबिक सरकार तेजी से नियम बना रही है और जल्द ही इसे नोटिफाई कर दिया जाएगा। इसके लिए फिनटेक कंपनियों से चर्चा हो चुकी है। नोटिफिकेशन के बाद कंपनियों को ऐसे गेम्स को तुरंत बंद करना होगा। वहीं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज गेमिंग इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान ग्राहकों को पैसा वापस कैसे लौटाना है और गेमिंग रूल्स को लागू करना है, इस पर चर्चा हुई। Very soon, I had already mentioned, I cannot set an exact date right now, but I had already mentioned that this is something which will come into effect fairly quickly, and we are taking all necessary steps in that regard. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और काम की खबरें। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज आखिरी दिन है। इस मौके पर आज पटना में विपक्षी एकजुटता का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी हुआ। पटना के गांधी मैदान से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम हाइड्रोजन बम के साथ तैयार हैं। एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राहुल गांधी के बम वाले बयान पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी बयान देकर खुद ही अहमियत को कम कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष पद की गरिमा को गिरा रहे हैं। एटम बम और हाइड्रोजन बम का चुनाव से क्या संबंध है, इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। राहुल गांधी जी, क्या हो गया है? इतना अपने को आप हल्का क्यों बना रहे हैं? Why you are demeaning yourself as the leader of opposition? आप विपक्ष के नेता पद पर बैठे हैं। लोकसभा गरिमा में पद होता है। वहां आप अपनी प्रतिभा और क्षमता से आए हैं कि परिवार के कारण आए हैं, देश जानता है। इन कुर्सी पर बैठने के बाद तो कुछ आपका आचरण मर्यादित होगा। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते कई नदियां अब उफान पर हैं। दिल्ली में यमुना भी खतरे के निशान के करीब बह रही है। लगातार बढ़ रही यमुना के जलस्तर से बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। हथिनी कुंड बैराज से यमुना में पानी छोड़ा गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा हो गया है। फिलहाल यमुना का जलस्तर 204 के ऊपर है, 204 मीटर के ऊपर है और खतरे का निशान 206 मीटर है। प्रशासन ने निचले इलाकों में लोगों को सतर्क कर दिया है। यमुना के बढ़ते जल स्तर के चलते बाढ़ का खतरा, जैसा हमने कहा, बढ़ गया है। दिल्ली में हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता जावेद ने। राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। लगातार हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है और यही वजह है कि दिल्ली में अभी भी यमुना खतरे के निशान के करीब बह रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो हथिनी कुंड बैराज से 4 घंटों में 15 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़ा गया है। सुबह 9 बजे जो अधिकतम पानी छोड़ा गया था वो 3 लाख क्यूसेक था। तो आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाले समय में दिल्ली में यमुना में कितना ज़्यादा पानी होगा। आपको बता दें कि जो अनुमान जताया है उसके मुताबिक अगले आने वाले समय में 206.50 मीटर तक पानी का स्तर पहुंच सकता है। 2023 में हमने देखा था कि किस तरह से 208 मीटर से ज़्यादा पानी पहुंचा था और दिल्ली में ज़बरदस्त बाढ़ देखने को मिली थी। यमुना के किनारे जो लोग रहते हैं उनको सतर्क किया जा रहा है। देखिए इस तरह से जो यमुना के किनारे लोग रहते हैं, यमुना बाजार के इलाके हों या फिर अन्य इलाके हों, वहाँ पर लोगों को मुनादी के ज़रिए कहा जाएगा। ये तस्वीर देखिए जो किनारे पर लोग अभी भी मौजूद हैं। तो ऐसे में जो किनारे पर लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की चिंता होती है और ऐसे में प्रशासन उन्हीं लोगों के लिए तमाम एहतियाती कदम भी उठाता है। इधर पहाड़ों पर भी कुदरत का कहर जमकर बरस रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई जगहों पर लैंडस्लाइड्स की खबरें हैं। भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त है, यातायात भी पूरी तरह से प्रभावित है। उत्तराखंड में बादल फटने की भी कई घटनाएं हुई हैं।
बिगड़े मौसम के चलते उत्तराखंड में आज स्कूल कॉलेज बंद हैं। इसी के साथ मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो आवाज समाचार के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही। CNBC आवाज पर आपके लिए लगातार खबरें और अन्य कार्यक्रम जारी हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर विजिट कीजिए। एक क्लिक पर, एक टच पर, एक स्क्रॉल पर आपको मिलेगी शानदार नई और अपडेटेड खबरें। नमस्कार।